नमस्कार छात्रों, परिसर अध्ययन भाग 1 इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 21वां कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग इसके दूसरे वीडियो के अंतर्गत कुछ जानकारी लेंगे। क्या तुम जानते हो, भोजन पाचन का कार्य होने और आहार नाल में भोजन को क्रमशः आगे खिसकते रहने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो कोष्ठबद्धता हो सकती है, जिससे शौच के समय कष्ट होता है। शौच भी नियमित रूप से नहीं होती। पानी के अभाव में शरीर की कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती। पाचन क्रिया में जो पानी शरीर में अवशोषित होता है, उस पानी का अन्य सभी क्रियाओं में उपयोग होता है। अतः पर्याप्त पानी पीना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आहार नाल और श्वसन नलिका दोनों के ऊपरी सिरे गले में एक दूसरे के समीप होते हैं। भोजन का निगला गया ग्रास जब आहार नाल में प्रविष्ट होता है, तब श्वसन नलिका का मुंह बंद हो जाता है। खाने में शीघ्रता करने पर भोजन का कोई कण श्वसन नलिका में चला जाता है, जिससे हमें ठसका यानी कि सुरहरी या सूखी खांसी लगती है। इसलिए भोजन ग्रहण करते समय न तो शीघ्रता करनी चाहिए और न कुछ बोलना चाहिए। यह अनुभव आपको भी आया होगा, कई बार हमें यह ठसका लग जाता है। क्या तुम जानते हो, हमारे दांत उत्तम और स्वस्थ बने रहें, इसके लिए उनके प्रति अत्यधिक ध्यान देना महत्वपूर्ण है। मुंह के अंदर प्रत्येक दांत पर दंतीन नामक पदार्थ का आवरण होता है। दंतीन यानी इनैमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इसके द्वारा दांतों के अंदर वाले कोमल भागों की रक्षा होती है। दांतों को नियमित रूप में स्वच्छ न करने पर दंतीन को क्षति पहुंचती है और दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। भोजन के रूप में हम कई प्रकार के स्वादों का आनंद लेते हैं। हमें जीभ से स्वाद की तथा नाक से गंध की जानकारी होती है, परंतु कभी कभी हम अनुभव करते हैं कि खाद्य पदार्थ की गंध और उसका स्वाद नियमित गंध और स्वाद से अलग है। ऐसा अन्न खराब हो जाने के कारण होता है। इन परिवर्तनों की तरफ ध्यान देना आवश्यक है। खराब अन्न खाने से बचना ही ठीक होता है। ये इसके पहले भी हमने जानकारी ली है। बताओ तो, श्वासोच्छ्वास का कार्य कराने में कौन कौन से अंगों का सहयोग होता है? अंग संस्थान। तुम जानते हो कि कई अंगों की सहायता से हम श्वासोच्छ्वास करते हैं। इन अंगों में से यदि कोई भी अंग सही ढंग से काम न करे तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया पूरी नहीं होती। शरीर का कोई कार्य सम्मिलित रूप में पूर्ण करने वाले कई अंगों के समूह को अंग संस्थान कहते हैं। अतः श्वसन नलिका, फेफड़े और मध्यपटल को सम्मिलित रूप में श्वसन संस्थान ऐसा कहते हैं। थोड़ा सोचो, पाचन संस्थान में शरीर के कौन कौन से अंगों का समावेश होता है? अगला पॉइंट है शरीर की ऊर्जा। श्वसन क्रिया द्वारा हवा की ऑक्सीजन गैस शरीर के रक्त में मिश्रित होकर शरीर के प्रत्येक भाग में फैल जाती है। भोजन के पाचन के बाद तैयार होने वाले पचे हुए पदार्थ रक्त में मिश्रित होकर रक्त के साथ शरीर के सभी भागों तक पहुंचते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ शरीर के लिए ईंधन का कार्य करते हैं। हवा की ऑक्सीजन रक्त के साथ शरीर के सभी भागों में पहुंचने पर वह ईंधन रूपी पदार्थों का ऑक्सीजन के सहायता से मंद ज्वलन यानी दहन होता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऊर्जा शरीर के सभी कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। रक्त परिसंचरण। भोजन के ईंधनी पदार्थ और हवा की ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य शरीर की रक्तवाहिनियों में सदैव प्रवाहित होने वाला रक्त करता है, परंतु रक्त को सदैव प्रवाहित होते रहने का कार्य कौन करता है? तुमने सीखा है कि यह कार्य होने के लिए हृदय का निरंतर आकुंचन तथा शिथिलीकरण होता रहता है। हृदय से रक्त को प्रवाहित कर ले जाने वाली और उसे पुनः वापस हृदय तक रक्त ले आने वाली रक्तवाहिनियों का एक जाल पूरे शरीर में फैला होता है। पूरे शरीर में
रक्त के निरंतर प्रवाहित होते रहने की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। रक्त की ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य बहुत से पदार्थ हमारे शरीर में किसी एक भाग से किसी दूसरे भाग तक पहुंचाए जाते हैं। यह काम रक्त परिसंचरण द्वारा ही संभव होता है। हृदय और रक्त वाहिनियों के जाल को सम्मिलित रूप में रक्त परिसंचरण संस्थान ऐसा कहते हैं। हमारे जीवित रहने तक रक्त परिसंचरण की क्रिया दिन रात निरंतर होती रहती है। यहाँ पर आपको रक्त परिसंचरण संस्थान इस आकृति के माध्यम से दर्शाया है। गौर से आपको इस आकृति को देखना है। बताओ तो, हमें भूख लगी है, अब हमें भोजन करना चाहिए, हमें इसकी जानकारी कैसे होती है? मुंह के अंदर भोजन है और उसका पाचन होने के लिए लार का स्राव होना चाहिए। लार ग्रंथियों को इसकी जानकारी कैसे होती है? विचार करना है आपको इन सभी बातों पर। श्वसन संस्थान और रक्त परिसंचरण संस्थान के विभिन्न अंगों के कार्य निरंतर चलते रहने और पाचक अंगों के कार्य उपयुक्त समय पर ही होने जैसी क्रियाओं में अचूक समन्वय कैसे स्थापित होता है? थोड़ा सोचना है, विचार करना है और इंटरनेट से भी आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हो। अगला मुद्दा है तंत्रिका संस्थान। मध्यपटल, हृदय, पाचन संस्थान इत्यादि के कार्य हमारे शरीर के लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हमारे जाने अनजाने में भी यह दिन रात होते रहने चाहिए। हम कुछ कार्य अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे तब करते हैं। उदाहरण के तौर पर बोलना, दौड़ना, अध्ययन करना, खेलना इत्यादि। इन सभी प्रकार के कार्यों पर ध्यान देकर वे कार्य सही समय पर सही विधि द्वारा होंगे, इसका विश्वास होने को समन्वय स्थापन कहते हैं, जिसे तुम सीख चुके हो। ऐसा समन्वय स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न भागों में निरंतर संपर्क होता रहता है। उसके लिए ये संदेश वहन करने वाले तंतु एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। इन्हें तंत्रिका तंतु कहते हैं। तंत्रिका तंतुओं के कार्यों पर मस्तिष्क ही नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंतुओं के जाल को सम्मिलित रूप में तंत्रिका संस्थान कहते हैं। तंत्रिका संस्थान ही शरीर में समन्वय रखने का कार्य करता है। यहाँ पर इस आकृति के माध्यम से आपको तंत्रिका संस्थान दिखाया है, ध्यान से इसको आपको देखना है। क्या तुम जानते हो, मद्यपान करने से हमारे शरीर पर कई प्रकार के दुष्परिणाम पड़ते हैं। तंत्रिका संस्थान पर मद्यपान का कुप्रभाव पड़ने के कारण शरीर की गतिविधियों पर निरंतर नहीं रहता, यानी कि नियंत्रण नहीं रह पाता है, तथा उनके बीच का समन्वय कम हो जाता है। इसलिए मद्यपान करके वाहन चलाना खतरनाक सिद्ध होता है। दीर्घकाल तक मद्यपान करने से पाचक अंगों की आंतरिक सतहों पर घाव हो जाते हैं। मद्यपान का यकृत तथा रुक के कार्य पर घातक प्रभाव पड़ सकते हैं। यह टीवी में भी एडवर्टाइज के माध्यम से कई बार आपको बताया जाता है। थोड़ा सोचो, शरीर को ऊर्जा प्राप्त करवाने के कार्य में कौन कौन से अंग संस्थानों का सहयोग होता है? अगला पॉइंट है शरीर के अन्य संस्थान। इस प्रकरण में हमने श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान और इन सभी में समन्वय रखने वाले तंत्रिका संस्थान के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। हमारे शरीर में इनके अतिरिक्त भी अनेक संस्थान हैं। उदाहरण, शरीर को आधार तथा आकार प्रदान करने वाला और महत्वपूर्ण अंग को संरक्षण करने वाला अस्थि संस्थान है। शरीर में निर्मित होने वाले कई अवांछित वर्ज्य पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने वाला उत्सर्जन संस्थान है। इन समस्त संस्थानों के कार्य अत्यंत जटिल होते हैं। इनसे संबंधित जानकारी होना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे सदैव ध्यान में रखो। हमारे शरीर के किसी अंग संस्थान का कार्य सुव्यवस्थित रूप में न होता हो तो अन्य अंग संस्थानों पर भी उसका कुप्रभाव पड़ता है। हमने क्या सीखा?
शरीर का कोई कार्य मिलकर करने वाले अंगों को समूहों को ही सम्मिलित रूप में अंग संस्थान कहते हैं। नाक, श्वसन नलिका, फेफड़े, मध्यपटल को मिलाकर श्वसन संस्थान बनता है। श्वसन संस्थान के आंतरिक अंग हैं। मुंह, ग्रसनी, जठर, छोटी आंत, बड़ी आंत, पक्वाशय और गुदाद्वार तथा आहार नाल की कुछ बाहरी ग्रंथियों का पाचन संस्थान में समावेश किया जाता है। शरीर के सभी कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य तंत्रिका संस्थान करता है। हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण संस्थान, अस्थि संस्थान जैसे अंग संस्थान भी निरंतर कार्य करते रहते हैं। निरोगी जीवन के लिए सभी संस्थानों के कार्य सुचारू रूप में होते रहना आवश्यक है। होमवर्क, स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपको अब क्या करना चाहिए थोड़ा सोचो, रिक्त स्थान किसे कहते हैं या संक्षेप में उत्तर लिखो, जोड़ियाँ मिलाओ, ऐसे कई सवाल पूछे हैं। कुछ सवालों पर आपको सोचना है, विचार करना है। कुछ सवालों के जवाब के लिए इंटरनेट की भी हेल्प लेना है और सभी सवालों के जवाब आपके नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।